में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार राजस्व को बढ़ाने में बेहतर सफल साबित हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जो ऋण उत्तराखंड को चुकाना है वह भी दोगुनी तेजी से साथ चुकाया जा रहा है। जो हमारा सामान्य बजट था वो बजट ठीक प्रकार से धरातल पर उतरे और गरीब की चिंता इसमें की गई है, युवाओं के कौशल के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारी मातृशक्ति और हमारा अन्नदाता किसान, इनको प्रमुखता से रखा है। और इस बजट में चूंकि जो हमारा सामान्य बजट आया था उस बजट में हमने जो हमारा ब्याज है जो हम कम से कम लें, और जो केंद्र की योजनाएं हैं, ईईपी की योजनाएं हैं, नाबार्ड की योजना है, जिसमें मिनिमम हमको जो है ब्याज की राशि देनी पड़ती है, उन योजनाओं को अधिक से अधिक लेने का प्रावधान किया गया है कि और ऊधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। और देखिए जिसमें 15 सितंबर तक NH 87 में हटाए गए हैं पात्र वेंडरों को दुकानें आवंटित होंगी। जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम रुद्रपुर द्वारा बनाए जा रहे वेडिंग जोन की बैठक आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 87 से हटाए गए छोटे छोटे दुकानदारों की सूची तैयार करें ताकि वेडिंग जोन में प्राथमिकता के आधार पर दुकानों को आवंटन किया जा सके। छोटे छोटे व्यापारी प्रतिष्ठानों को पुनः आश्रय देने के लिए नगर निगम रुद्रपुर लगभग 5 करोड़ 50 लाख की लागत से वेडिंग जोन का निर्माण किया और जिसका लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। और देखिए ऊधम सिंह नगर से खबर जहां पर देखिए जिला प्रशासन बना रहा है वेडिंग जोन और इसके लिए दुकानदारों के आवंटन का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। NH 87 से दुकानों को हटाया जा रहा है। हटाए गए दुकानदारों को आवंटित होगी नई दुकानें और जिला प्रशासन ये वेडिंग जोन का निर्माण कर रहा है जिसके लिए दुकानदारों को दुकानों का आवंटन किया जाएगा। G20 का जब सम्मेलन था स्टेट में उसी समय सड़कों के किनारे जो दुकानदार थे, वेंडर्स थे, वो बैठे रहते थे, जाम भी रहता था, तो उनको हटाया गया था और इनकी ये मांग थी कि हमें कहीं पर रोज़गार के लिए व्यवस्थित किया जाए। लगभग साल भर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजिट किया था, तब ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने निर्देश दिया था जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को कि इनके लिए कोई व्यवस्था कराई जाए। उसके बाद हम लोगों का ध्यान गया कि इनको कहाँ व्यवस्था दी जाए, तो तमाम जगहों को देखने के बाद ये हुआ कि ऐसी जगह पर दीजिए जहाँ पर इनका रोज़गार चल सके, जनता को सुविधा भी मिल सके। उसको देखते हुए हम लोगों ने नगर निगम के ठीक सामने सिंचाई विभाग और बिजली विभाग के बीच का जो ज़मीन थी नाले के दोनों तरफ, उसको हम लोगों ने डेवलप किया और लगभग अब काफ़ी काम। खबर उत्तराखंड के गैरसैंण से है जहां पर मांगलोर से नवनिर्वाचित कांग्रेसी विधायक कागजी निजामुद्दीन ने सदन में ये मुद्दा उठाया कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सत्र की अवधि सबसे कम होती है। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्र की अवधि सरकार तय करती है, वहीं जितना व्यापार आता है उतनी ही अवधि रखी जाती है। साथ ही सत्र को जनता के दिए गए टैक्स के पैसों से चलाया जाता है, इसीलिए ये जरूरी नहीं कि सत्र को बेमतलब चलाया जाए। और देखिए उत्तराखंड के गैरसैंण से खबर जहां पर मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही विपक्षी नेताओं ने समय सीमा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस विधायक का कहना है कि जो समय सीमा है वो सत्र की बहुत कम है और इसी को लेकर रितु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि जो सत्र की अवधि है वो सरकार तय करती है और ऐसे में ये बात बिल्कुल गलत है कि जरूरी नहीं कि सत्र को बेमतलब चलाया जाए। बिजनेस सरकार लेकर आती है, कितने दिन का चलेगा वो सरकार निर्णय करती है।
मेरा कार्य सदन सूक्ष्म रूप से सही तरीके से अच्छी तरह से चलाने का दायित्व होता है। फिर भी कहना चाहूंगी, टैक्स पेयर के पैसे से सत्र चलता है। बिजनेस नहीं हो और हम फिर कहें कि सत्र चले, तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। सरकार का निर्णय होता है, वो जानती है कि उसके पास कितना बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से तारीखें या और उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन और अंतिम दिन है, जिसमें आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की गई। तो वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया और इस दौरान सरकार की खामियों के बारे में ये चर्चा की गई। तो वहीं बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित कांग्रेसी विधायक लखपत बुटोला का कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, सड़कों की हालत खस्ता है, आम जनता त्रस्त है और हालांकि सत्र की अवधि कम होने के कारण कई मुद्दों के जवाब नहीं मिले। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे थे उत्तराखंड के। आप यहाँ पे आए हैं, चमोली जनपद के अंदर आप लोग आए, आप देखोगे लगभग 350 सड़कें बंद पड़ी हैं। आप यहाँ से रहने के लिए कलियासोर जा रहे हैं, तमाम कर्णप्रयाग से आगे जा रहे हैं, आने में जिस तरह की विषम परिस्थितियाँ वो आप देख ही रहे। और यहाँ पे जो आपदा का मुद्दा था, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके अलावा चारधाम यात्रा जो चरम रहा है उसको लेके प्रश्न उठाते। लेकिन मुझे लगता है कि संसद और संसदीय प्रणाली में जो चीज़ें जनता की बात आनी चाहिए कि जो हमारी समयावधि कम की जा रही है और जो विधानसभा सत्र कम समय के लिए चलाया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखोगे विधानसभा के अंदर संसदीय मंत्री नहीं बैठ रहे हैं, कई मंत्री नहीं बैठ पा रहे और वो जो सवाल हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उनका सही जवाब नहीं मिल पा रहा। देखिए, आज हम नियम 310 के अंतर्गत आपदा एक बहुत बड़ा विषय है। पूरा प्रदेश प्रभावित है, चाहे पर्वतीय जनपद हो, चाहे तराई हो, चाहे भाबर हो। इस मुद्दे को लेकर हम नियम 330 के अंतर्गत सवाल रखेंगे। और एक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम नियम 58 के अंतर्गत उठाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से आज सत्र का अंतिम दिन है और सत्र के अंतिम दिन में हमारी कोशिश होगी कि जो भी हमें समय हमारे पास है उसका हम सदुपयोग करेंगे, जन मुद्दों को उठाएंगे और जो प्रश्नकाल में उसमें भी हम सरकार को। और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ योगेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। और योगेश, देखिए, सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष जो है वो लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठा रहा था, टिप्पणी कर रहा था कि विधानसभा के सत्र की जो समय सीमा है वो बहुत ज्यादा कम है और जनता के मुद्दे ज्यादा हैं। तो ऐसे में किस तरीके का नजारा आप वहां देख पा रहे हैं कि क्या जनता के मुद्दे सच में वाकई इतने ज्यादा हैं कि सत्र में उन पर चर्चा नहीं हो पाई? नहीं, बिल्कुल। अगर 3 दिन के सत्र की हम बात करें तो विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि 3 दिन का सत्र बहुत कम है, वो नजर भी आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो पहला दिन तो पूरी तरह से जो है वो जो शोक संवेदना होती है उसमें चला जाता है, क्योंकि विधायक की जो है वो मृत्यु हुई थी और उसी में पूरा दिन चला जाता है। सारे विधायकों ने अपनी बात को रखा, सब पूरा दिन उसमें चला गया। दूसरे दिन बजट पेश हुआ है, तो बजट पर आज जो है उसमें चर्चा होनी चाहिए थी। लगभग ये देखा जाता है कि भले ही अनुपूरक बजट है, लेकिन अगर चर्चा हुई है तो वो चर्चा बहुत लंबी चलती है। लेकिन फिलहाल अब सुबह से हम बात करें तो सुबह से जिस तरह से शुरुआत हुई, तो अभी फिलहाल प्रश्नकाल चल रहा है और शुरुआत जो है वो हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने सदन के बाहर से ही हंगामा शुरू कर दिया। जो सीढ़ियां हैं सदन के अंदर जाने की, उनमें वो बैठ गए, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जनता के मुद्दे हैं जिन्हें हमें उठाना था, लेकिन उठाया नहीं जा सकेगा क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपदा आ रखी है पूरे प्रदेश में, तो आपदा को लेकर हमने सवाल करने थे, भ्रष्टाचार को लेकर हमने सवाल करना था। सब विधायक जो विपक्ष के वो इस सवाल को कर रहे हैं। आज सुबह की अगर हम बात करें तो विधायक दल की जो बैठक है
वो बैठक भाजपा की हुई थी, तो भाजपा के विधायक उसमें मौजूद थे, मुख्यमंत्री उसमें मौजूद थे, तो ये भी चली थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी सदन चल रहा है, उम्मीद है कि आज, क्योंकि आज सदन बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता, उसके लेकर भी चर्चा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रदेश माफ कीजिएगा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी वो मौजूद रहेंगे, जो नेता सदन है वो मौजूद रहेंगे प्रेमचंद अग्रवाल, इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे और एक दो विधायक मौजूद रह सकते हैं। तो वो उनके साथ बैठकर ये चर्चा जरूर होगी क्या सदन और आगे बढ़ना चाहिए। वैसे इस बात को लगभग तय मानिए कि सदन 3 दिन का था और लगभग 3 दिन का पूरा आज हो चुका है और शाम तक पूरा हो जाएगा, तो सदन शायद नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बार बैठक जरूर होगी, उसमें बातचीत की जाएगी कि हमें, क्योंकि विपक्ष अपनी बात को रखेगा, रखता है कि नहीं रखता है, देखने वाली बात होगी कि सदन हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आज तक ये देखा गया है कि विपक्ष कहता तो जरूर है मीडिया के सामने कि सदन बढ़ना चाहिए, खासतौर पर तब जब गैरसैंण में सदन होता है, लेकिन जैसे ही बैठक होती है जहां पर जो ऋतु खंडूरी हैं जो वो बैठक लेती हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष है जो वो बैठक लेती है, तो नेता प्रतिपक्ष वहां पर इस बात को नहीं रखते हैं और सदन हमेशा इस तरह से खत्म हो जाता है। तो अभी भले ही कह रहे हैं, पर देखने वाली बात होगी शाम तक कि सदन कल के लिए आगे बढ़ता है कि नहीं। कल तो वैसे भी शनिवार है और रविवार, यानी 2 दिन छुट्टी करके सोमवार को अब सदन चल सकता है, तो बढ़ता है कि आगे नहीं बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है अभी प्रश्नकाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है सदन के अंदर, और अगर बात करें तो विपक्ष बाहर से लेकर अंदर तक हंगामा कर रहे हैं, सरकार जो है प्रश्नों के जवाब देते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल योगेश, देखिए जैसा कि आपने बताया कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सिर्फ सदन में ये बात कहते हैं कि सदन की समय सीमा कम है, और फिर बाद में जब अध्यक्ष द्वारा बैठक ली जाती है तो बैठक में उनके द्वारा ये बात नहीं रखी जाती। तो ऐसे में इस चीज को एक राजनीति के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि जनता के मुद्दों पर राजनीति करना कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल, खासतौर पर अगर हम गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण तो अगर पिछले कई सालों से सिर्फ राजनीति का ही मुद्दा बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति ये तक हो जाती है कि कभी तो विधायक ये तक कह देते हैं कि हमें ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फबारी होती है, हम नहीं जा पाएंगे। कभी वो कहते हैं कि सड़कें बंद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा वहां पे लैंडस्लाइड होती है, हम नहीं जा पाएंगे। सरकार जब वहां पे कराती है तो बमुश्किल से 3 से 4 दिन, अभी तक 5 दिन से ऊपर का सदन वहां पर हुआ नहीं है। तो ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या है राजनीति। तो जनता के मुद्दे तो जरूर हो रही है। विपक्ष पिछले अगर देखें तो कई टाइम से 2 से 3 मुद्दों को ही हर बार सदन में उठाती है, कई सारे मुद्दे जो है वो गायब हो जाते हैं। पर इतना जरूर है कि अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद जो सदन होगा, जब सदन यहाँ पर चलेगा देहरादून में, उसको लेकर कितनी तैयारी विपक्ष करता है। क्योंकि आज अगर गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण में तो लगभग आप ये मान लीजिए कि अब खत्म हो चुका है, 1 बजने वाली है, 1 बजे के बाद 3 बजे तक स्थगित हो जाएगा, लगभग 1:30 बजे स्थगित हो जाता है, 3 बजे के बाद तक स्थगित हो जाएगा, 3 बजे के बाद चलता है कि नहीं चलता है वो भी देखने वाली बात है। बिल्कुल योगेश, देखिए जनता जो एक पहाड़ी इलाके में रह रही है, ऊपर से भारी बारिश का दौर, ऐसे में आप खुद भी देख सकते हैं कि जनता के किस तरीके के मुद्दे होंगे, प्रशासन को कितना काम अभी करना बाकी है वहां पर। तो ऐसे में ये जरूरी है कि जनता के सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा हो, उन पर पूरी तरीके से नजर डाली जाए और क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की ओर से उन्हें दी जा सके उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कितनी संभावना है कि सदन की जो समय सीमा है वो बढ़ सकती है? नहीं, सदन की समय सीमा आप लगभग ये मान के चलिए कि नहीं बढ़ रही है। मुझे जहां तक लगता है 4 से 5 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा आज 6 बजे तक जो है सदन चलेगा, उसके बाद स्थगित हो जाएगा। जनता के मुद्दे बहुत सारे, अगर देखा जाए तो 600 से 700 प्रश्न लगे हैं। 600 से 700 प्रश्न, अगर 100 प्रश्नों को अगर ऐसा मान लिया जाए कि वो विधायक के अपने अपने निजी प्रश्न है, तो फिर भी अगर आप ये समझिए 550 प्रश्न ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं 3 दिन के सत्र में, जिसमें 1 दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब बाकी के जो बचे हुए सत्र, तो उसमें 600 प्रश्न, तो लगभग 600 में से अगर 2% प्रश्न भी लग जाए अगर इन दिनों में, तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन ये देखने के लिए मिलता नहीं है। और जनता के मुद्दे तो सिर्फ जो है वो विधायकों तक ही रहते कि विधायक, कई ऐसे विधायक हैं सदन के अंदर जिन्होंने शायद आज तक प्रश्न ही नहीं लगाए हैं। कईयों को तो यही नहीं पता है कि प्रश्न लगते कैसे हैं। बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी है विधायकों की। हाँ, कुछ विधायक बहुत अच्छे हैं जो प्रश्न लगाते हैं, जिनके लगातार प्रश्न रहते हैं, सरकार से वो सवाल करते हैं। खुद सरकार के ही विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के विधायक, जो कि अपनी ही सरकार से। शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। किसी का बेबस हो जाते हैं, किसी का जोर नहीं मानिए अध्यक्ष जी। लेकिन
मौसम विभाग है और चेतावनी दी जाती है, रेड अलर्ट घोषित किया जाता है माननीय अध्यक्ष जी 2 दिन पहले 3 दिन पहले कि भारी वर्षा की आशंका है, जल स्तर नदियों के जल स्तर बढ़ने की संभावना है। क्या सरकार को सचेत नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को प्रभावी कदम नहीं उठाने चाहिए? आपदा प्रबंधन तंत्र कहां गायब हो जाता है माननीय अध्यक्ष? और सरकार आपदा के आने के पश्चात क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर देखिए लगातार हो रही बारिश के क्रम में पौराणिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के समीप बहने वाली तमसा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है और माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर के संस्थापक आचार्य डॉक्टर विपिन जोशी ने बताया कि मंदिर की आरती के बाद नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है, लेकिन अब धीरे धीरे जल स्तर कम होता जा रहा है। और देखिए देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है और तमसा नदी अपने चरम पर आ गई है और पूरी तरीके से अपने रौद्र रूप में बह रही है। और यहाँ के मंदिर के लोगों ने बताया कि किस तरीके से नदी का जो जल स्तर है वो भारी बारिश के चलते बढ़ गया है और ऐसे में यहाँ पर बारिश से अचानक नदी का जो बहाव है वो बहुत तेज हो गया है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के फाटा के पास भारी बारिश के कारण आए भूस्खलन में 4 नेपाली नागरिक मलबे में दब गए। जिला नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग से सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम निरीक्षण करने यहां पर कर्ण सिंह के नेतृत्व में तुरंत पहुंची और घटनास्थल के लिए रवाना हुई। डोलिया देवी मार्ग अवरुद्ध होने के कारण एसडीआरएफ टीम 2 किलोमीटर पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने पर टीमों ने पाया कि भारी बारिश के कारण वहां जेसीबी मशीन का पहुंच पाना संभव नहीं था, तो एसडीआरएफ के जवानों ने स्वयं खुदाई कर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। और देखिए एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीम ने 4 शवों को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें जनपद पुलिस के हवाले कर दिया है। और वहीं उत्तराखंड की चमोली में रात से हो रही भारी बारिश के चलते पगनू गांव में ग्रामीण दहशत में हैं। यहां पर ग्रामीणों के घरों में मलबा घुस गया है। लोग जान बचाकर सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं और गांव के 53 परिवार खतरे की जद में हैं। ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। और खबर उत्तराखंड के चमोली जिले की है, जहां पर बारिश के चलते मलबा आ जाने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग सहित कई जगहों पर रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कार्यदायी संस्था द्वारा मलबा हटाए जाने का काम यहां पर किया जा रहा है। सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने की वजह से दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। कुलाल नाम है और 1.5 घंटा से यहाँ की जगह खड़े हुए और इधर से बद्रीनाथ की यात्रा से लौट रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि कब खुले रास्ता जब चले। हमारे को 2 घंटे में हो चुके हैं, जाम है, फिर जीसीबी है,
जीसीबी ने जाम खोला है, अभी आधा खोला है। इसके बाद खुलने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से हरिद्वार के लिए। इसके बाद वैष्णो देवी जाएंगे, वैष्णो देवी से हम राजस्थान से फिर हमारे एमपी में जाएंगे, उज्जैन महाकाल के से। और देहरादून के राजपुर क्षेत्र में सरेआम गुंडागर्दी कर 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। घटना के बाद एएसपी यहां पर देहरादून के आदेशों पर जनपद की सभी सीमाओं की सील कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी के साथ फिलहाल घटना में शामिल अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। और खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां पर रोजगार की तलाश में जहां युवा बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं, वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो बड़े शहरों की अच्छी नौकरी को छोड़कर पहाड़ों की ओर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की एक नामचीन कंपनी में नौकरी करने वाले पंकज नेगी ने नौकरी छोड़कर पौड़ी में स्थानीय उत्पादों और मसालों की फैक्ट्री स्थापित की है, जहां पर वो मिर्च, धनिया, मेथी जैसी स्थानीय उत्पादों और मसालों को ग्रामीणों से खरीदकर उनकी अच्छी पैकिंग कर एवर टेस्ट नाम से बेचते हैं। और बताया जा रहा है कि वो बिना मिलावट वाले मसाले बेचते हैं, इसी कारण उनके मसालों की बाजार में मांग बढ़ रही है। वापस आने का एक रीज़न था, जब कोरोना काल हुआ, जब हमने देखा वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है, कितनी बीमारियाँ हो रही है, कितनी गर्मी है, हर चीज़ जब देखी तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपने इतनी अच्छी जगह पे, अगर मैं बात करूँ देवभूमि है ये, यहाँ का मौसम से लेके हर चीज़, हर जलवायु, हर चीज़ प्रॉपर बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे कुछ काम किया जाए। तो फिर मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने यहाँ पे काम खोला। और रीज़न यही था कि दिल्ली के पोल्यूशन से बचना, दिल्ली की गर्मी से बचना, वहाँ की भाग दौड़ से, वहाँ का जो माहौल है उससे बचने के लिए ये मैंने सोचा कि यहाँ पे हम काम खोलें और यहाँ के लोकल जो युवा हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हम जॉब दे सकें और ख़ुद भी अपना भी हम अपना एक बिज़नेस यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं।